लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्जों में कैसे मैं बताऊं, एक तुझको ही पाने की खातिर सबसे जुदा मैं हो। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अभी ये वीडियो देखा तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वीडियो स्टार्टिंग में क्यों डाला। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का अगर माइंड फ्रेश हो तो हम स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो इसीलिए मैंने आप सबका माइंड फ्रेश करने के लिए बस छोटा सा एक वीडियो डाला था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं आपको पता है कि मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाने वाली अकाउंट की, जैसा कि आज का जो टॉपिक्स है वो सब है, जैसे डिस्काउंट, असेट, ऑडिट फी, डिविडेंड, कॉपीराइट। ये सारे जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो अकाउंट में बहुत आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। तो ये सारे टर्म्स मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ और आप लोग को क्या करना है, बस कंसंट्रेट करना है क्योंकि ये सारे टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये सब में से अगर कोई एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी आपको। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो गाइस, हमारा फर्स्ट टर्म आज का है डिस्काउंट। ये तो सबको पता ही होगा, मुझे ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ डिस्काउंट क्या होता है। हम शॉप से कुछ भी सामान परचेस करते हैं, परचेस मतलब खरीदते हैं वहाँ पर, और तब हम लोग क्या करते हैं, अगर जो उसका नॉर्मल मतलब सेलिंग प्राइस रहता है उस पर हम लोग कुछ कंसेशन मांगते हैं उस शॉपकीपर से, तो वो क्या करता है, हमें उसमें कुछ पैसे कम करके देता है। तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट इज़ द रिडक्शन ऑफ आइदर द मॉनेटरी अमाउंट और अ परसेंटेज ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। नॉर्मल जो सेलिंग प्राइस होती है उस प्रोडक्ट और सर्विस की, उसमें जो कंसेशन मिलता है वही हमारा क्या होता है, डिस्काउंट होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ डिस्काउंट। सो द नेक्स्ट टर्म इज़ ऑडिट फ़ी। गाइस, ऑडिट फ़ी ये किसको देते हैं, हम सीए को देते हैं। सीए मतलब चार्टेड अकाउंटेंट जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री है या फिर उसका क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं। वो उसके मतलब कंपनी के पूरे साल में कितना इनकम हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब का जो लेखा जोखा होता है वो कौन करता है, सीए करता है। तो वो सीए को जब कंपनी हायर करती है तो अब सीए है तो मतलब कोई भी अगर आपका काम करेगा तो उसके बदले में आपको कुछ उसको रिटर्न भी देना होता है। तो वो जो कंपनी है जिसने मतलब हायर किया है उस सीए को, तो वो क्या करेगा, उसको रिटर्न में कुछ देगा, जो अमाउंट देगा वो अमाउंट क्या होता है, ऑडिट फ़ी होता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है, ऑडिट फीस आर कॉस्ट इनकर्ड बाय कंपनीज टू पे पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स टू ऑडिट द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने के लिए जो पेमेंट किया जाता है वही क्या होता है, ऑडिट फ़ी होता है। सो द नेक्स्ट टर्म इज़ डिविडेंड। डिविडेंड गाइस, आपको पता है डिविडेंड क्या होता है। हम लोग देखो, कोई भी कंपनी होती है, जब उसको किसी फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो उसके पास जब फाइनेंस नहीं होता तो वो क्या करती है, अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स इशू करती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, परचेस करते हैं। और उस शेयर, जो जितने भी कंपनी के शेयर्स हमने खरीदे हैं, उस पर जो हम लोग को रिटर्न में मिलता है, प्रॉफिट होता है, वो एज अ डिविडेंड हम लोग को मिलता है। अ पार्ट ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिट दैट इज़ पेड टू द पीपल हु ओन शेयर इन इट। देखो, हम लोग ने अगर उस कंपनी का शेयर खरीदा है तो हम लोग उस कंपनी के उतने शेयर के शेयर होल्डर कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को जो शेयर जितना शेयर्स रहता है उस पर जो प्रॉफिट हम लोग को मतलब रिटर्न मिलता है हम लोग को, वही क्या होता है, डिविडेंड होता है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ डिविडेंड। सो द नेक्स्ट टर्म इज़ कॉपीराइट। गाइस, आप लोग को कॉपीराइट के बारे में तो मालूम ही होगा, एक ऐसा स्पेशल सिंबल या कोई डिज़ाइन जो कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाती है, जिससे हम पहचानते हैं कि वो ये जो प्रोडक्ट है उस कंपनी का है। तो कॉपीराइट क्या होता है, स्पेशल सिंबल, डिज़ाइन और नेम दैट अ कंपनी पुट्स ऑन इट्स प्रोडक्ट एंड दैट कैन नॉट बी यूज बाय एनी अदर कंपनी। और वो जो कॉपीराइट रहता है, मतलब वो लोग का जो सिंबल रहता है, वो कोई अदर कंपनीज अपने प्रोडक्ट पे नहीं लगा सकती। यही क्या होता है, कॉपीराइट होता है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट टर्म इज़ पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट
A patent is a type of intellectual property that gives its owner the legal right to exclude others from making, using, or selling an invention for a limited period of time in exchange of publishing and enabling disclosure of the invention. गाइस पेटेंट क्या होता है? ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, मतलब कोई भी जैसे कंपनी है वो अगर पेटेंट एक टाइप का लोगो जैसा होता है, जो कंपनी एक लोगो बनाती है, उसका एक लीगल राइट होता है कि वो जो रहता है वो कोई और अदर कंपनी यूज़ नहीं कर सकती और ना ही उसे सेल कर सकती है कोई इन्वेंशन के लिए। वो जो पेटेंट रहता है वो उसका एक लीगल राइट होता है उस कंपनी का, तो इसे कोई अदर कंपनी इन एक्सचेंज उसे यूज़ नहीं कर सकती है। तो जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारा है प्रोविडेंट फंड। गाइस आप लोग को प्रोविडेंट फंड पीएफ के बारे में मालूम ही होगा, अगर आपके मम्मी पापा कोई कंपनी में काम करते हैं या फिर आपको पता होगा कि उनकी सैलरी में से मतलब जो भी थोड़ा सा अमाउंट डिडक्ट होता है, डिडक्ट होके उनको मिलता है, तो वो जो अमाउंट रहता है वो क्या होता है? पीएफ होता है। मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी का सैलरी आपका है 20,000 में से टोटल सैलरी में से उसमें से कुछ अमाउंट जैसे कंपनी कुछ परसेंट डिडक्ट करके देती है, उसमें से आपको समझ लो 19,000 ही मिला, 1,000 कंपनी ने अपने पास रखा, तो वो जो अमाउंट है वो क्या होगा? वो आपका पीएफ होगा। ये पीएफ जो रहता है वो रिटायरमेंट के वक्त, मतलब जब आपकी मम्मी वहाँ से निकलेगी, रिटायरमेंट मतलब उस कंपनी से निकलेगी, तब वो अमाउंट पूरा जोड़कर उन्हें वापस रिटर्न दिया जाएगा। तो वो जो अमाउंट होता है वो एज अ पीएफ उन्हें रिटर्न किया जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मतलब पीएफ क्या होता है। हमारा नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंसेस। आप लोग को एक्सपेंसेस मतलब मालूम ही होगा, एक्सपेंस मतलब खर्चा। तो मनी दैट इज स्पेंड फॉर अ पार्टिकुलर पर्पज़। अगर किसी पार्टिकुलर पर्पज़ किसी भी काम के लिए अगर उस पर हम लोग मनी स्पेंड करते हैं, स्पेंड मतलब खर्च करते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा एक्सपेंस होता है। गाइस एक्सपेंस दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैं आपको पहले शॉर्ट में समझा देती हूँ, उसके बाद रीड करके आपको समझाऊंगी। डायरेक्ट मतलब एक कोई भी प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को बनाने से मतलब जब तक वो तैयार नहीं हो जाता तब तक जितने भी खर्चे लगते हैं वो क्या होता है? हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और प्रोडक्ट मतलब तैयार होने के बाद जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? डायरेक्ट एक्सपेंस are any expenses incurred to manufacture or purchase goods and to bring them into a sellable condition। मैंने आपको बता दिया मैन्युफैक्चरिंग के पहले, मतलब वो पहले रॉ मटेरियल रहता है, रॉ मटेरियल से उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने तक जो भी खर्चा होता है वो भी उसको क्या बोलते हैं? वो डायरेक्ट एक्सपेंस में होगा। एंड प्रोडक्ट बन गया लेकिन उसको तो हमें पैक करना होगा, फिर उसे सेलिंग करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये सारे खर्चे जो होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चले जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंसेस इनकर्ड टू सेल गुड्स एंड ऑपरेट द बिजनेस आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब गुड्स प्रोडक्ट तैयार हो गया, उसको सेल करना है, तो उसको हम लोग को पैकिंग करनी होगी, अच्छे से लेबलिंग करनी होगी, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना होगा, तो ये सारे जो खर्चे होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हो जाएंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू दी अदर टर्म दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक। आप लोग को स्टॉक के बारे में मालूम होगा। स्टॉक मतलब जो ऐसा प्रोडक्ट या सामान कुछ भी जो कंपनी का रहता है वो रखा जाता है एज सेल करने के लिए, वो उसको क्या बोलेंगे? वो हमारा स्टॉक हो गया। अब ये ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक वो होता है हम लोग का, देखो फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को एंड होता है। तो गाइस देखो अभी हम लोग कोई भी कंपनी है अगर वो अपना स्टार्टअप कर रही है तो एट द स्टार्टिंग वो जो भी स्टॉक अपने कंपनी में या फिर अपने शॉप में वो उसको डालेंगे, वो जो स्टॉक होगा वो हमारा क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक होगा। गाइस ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ये दोनों सिमिलर ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ये देखो क्या है? ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? द अमाउंट एंड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और मटेरियल दैट द कंपनी हैज़ अवेलेबल फॉर सेल और यूज़ एट द बिगनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होने से पहले जितना भी मटेरियल प्रोडक्ट या फिर कुछ भी अवेलेबल होता है सेल करने के लिए, वो जो रहता है वो स्टॉक जो होता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दी
क्लोजिंग स्टॉक, ये भी सिमिलर है एज अ ओपनिंग स्टॉक लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। ओपनिंग स्टॉक मैंने बताया था जो स्टार्टिंग में, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी स्टॉक बचता है हमारा वो क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक इज रिफर्ड टू एज द amount of unsold goods that remain with the business on a given date. In other words, it can be said that these are inventory which are in business and are waiting to be sold. देखो गाइस, अभी हम लोग बिज़नेस चल रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि जितना प्रोडक्ट हम लोग ने बनाया है वो पूरे सेल हो जाए। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो बच जाते हैं। तो जैसे अभी हम लोग का स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को और 31 मार्च को एंड होता है। जब 31 मार्च को जितना भी मतलब स्टॉक बचा रहेगा हमारा, वो हमारा क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक होगा। जो स्टॉक बच जाता है, सेल नहीं होता है, उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, जो अनसोल्ड होता है। आई थिंक आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो होता है जो एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हम लोग क्या करते हैं अपने बिजनेस में लाते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी प्रोडक्ट हमारा सोल्ड नहीं होता, बच जाता है, रिमेन होता है, उसको वो हमारा क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट गाइस, ये फैसिलिटीज सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को दी जाती है जिसका डेली का उसमें बैंक में मतलब पैसों का आना जाना होता है। तो वो जो मतलब एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन ये करंट अकाउंट ज़्यादा खोलते हैं, तो वो लोग का क्या रहता है, वो लोग को अगर जैसे कोई भी पैसों की ज़रूरत हो, वो लोग को अगर 10,000 रुपीज़ निकलवाना है लेकिन वो लोग के अकाउंट में 9,000 ही है, फॉर एग्जांपल 9,000 ही है, तो वो लोग बैंक क्या करती है, वो लोग को एक फैसिलिटी देती है कि वो मतलब उसमें से ज़्यादा पैसे ले सकते हैं और जो पैसा वो लोग ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसका वो लोग को क्या करना पड़ेगा, चार्जेस पे करना पड़ेगा, ठीक है, एज अ इंटरेस्ट। ओके, तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ किसको दी जाती है, करंट अकाउंट होल्डर को, जो कि बिजनेसमैन खोलते हैं या तो फिर एंटरप्रेन्योर कोई भी मतलब बड़े बड़े वो लोग क्या करते हैं, हम लोग भी खोल सकते हैं बट ज़्यादातर क्या करते हैं बिजनेसमैन ही क्या करते हैं अपना करंट अकाउंट खुलवाते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कौन कर सकता है, सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर कर सकता है। तो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। An overdraft occurs when something is withdrawn in excess of what is in a current account for financial system. This can be found in a bank account. देखो मैंने अभी बताया कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब हम लोग अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा हम लोग जब विड्रॉ कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। तो फॉर फाइनेंशियल सिस्टम दिस कैन बी फाउंड इन अ बैंक अकाउंट। गाइस, द नेक्स्ट टर्म इज बिल्स रिसीवेबल। अभी बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सारे जो टर्म्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार आने वाले हैं आपको आगे जितने भी सम सॉल्व करोगे, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सारे टर्म्स आपको आने ही वाले। तो इसको एकदम कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल आर अमाउंट ड्यू टू द बिजनेस फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड। इफ इट इज़ अ बिल रिसीवेबल फॉर वन कंपनी, इट इज़ बिल्स पेबल फॉर द अनदर कंपनी। बिल्स रिसीवेबल वो अमाउंट होता है जैसे हमने कुछ गुड्स सोल्ड किया है, मतलब सेल किया है, बट उसने हमसे क्रेडिट में परचेस किया है, तो वो क्या करेगा, वो अमाउंट कुछ दिनों बाद मतलब उसने बोला है कि वो हमें देगा, लेकिन हमारे पास तो वो पैसा आया नहीं है, तो इसीलिए वो एज अ बिल्स रिसीवेबल वो हमारे बैलेंस शीट में वो दिखेगा। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, द अमाउंट दैट इज़ रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर, वो क्या होता है बिल्स रिसीवेबल, मतलब पैसा लेना बाकी है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल ये दोनों आपको सिमिलर वर्ड्स लगेंगे बट ये दोनों का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। बिल्स रिसीवेबल मतलब पैसा रिसीव करना बाकी है, मतलब लेना बाकी है, और बिल्स पेबल मतलब पैसा पे करना बाकी है, मतलब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, वो पैसा पे करना होगा क्रेडिटर को जिससे भी उसने लिया है क्रेडिट में, ठीक है। तो नाउ हम लोग पढ़ते हैं बिल्स पेबल क्या होता है। बिल्स पेबल इज़ अ लायबिलिटी, इट शुड have a credit balance. The credit balance indicate the amount that a company owes to its vendors. बिल्स पेबल ये हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी होती है कंपनी के ऊपर। लाइबिलिटी मीन्स कर्जा, ठीक है, मतलब उसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो वो कर्जा होगा, ठीक है। इट शुड हैव अ क्रेडिट बैलेंस, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, और जो क्रेडिट क्या इंडिकेट करता है, दैट अमाउंट कंपनी ओज टू इट्स वेंडर, मतलब वो
वो जो पैसा रहेगा वो कंपनी को अपने क्रेडिटर को क्या करना रहेगा, पे करना रहेगा। बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी बिकॉज यू ओज पेमेंट टू क्रेडिटर। ये लाइबिलिटी इसलिए है क्योंकि हम लोग को क्रेडिटर को पैसा पे करना है। व्हेन यू ऑर्डर गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेइंग फॉर देम इन कैश अपफ्रंट, जब आपने कोई गुड्स और सर्विसेज अपने क्रेडिटर से ली है, सामने वाले से ली है, लेकिन आपने उससे क्रेडिट में लिया, आपने बोला कि आप मतलब उसका हाफ पेमेंट मतलब आपने कर दिया और हाफ पेमेंट बोला कि आप बाद में करोगे, तो वो जो हाफ पेमेंट रहेगा अमाउंट वो क्या होगा हमारे लिए बिल्स पेबल बन जाएगा। तो बिल्स मतलब जो भी अमाउंट पे नहीं किया रहेगा वो अमाउंट वो हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखेगा एज अ बिल्स पेबल। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द फाइनल अकाउंट गाइस। ये हमारे 12th अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर ये है फाइनल अकाउंट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फाइनल अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है? एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हम लोग क्या करते हैं अपना प्रॉफिट, ये किस लिए मेंटेन किया जाता है? ताकि हम लोग को बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस मालूम चल सके, इसीलिए फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। व्हाट इज़ फाइनल अकाउंट? द अकाउंट दैट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर मतलब जब 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर एंड होता है और स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है वो क्या होता है? फाइनल अकाउंट होता है, जिसमें हम लोग को बिजनेस में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये हम लोग को मालूम चलता है। तो फाइनल अकाउंट इसमें देखो आपको 4 अकाउंट बनाने को मिलेंगे। वैसे तो आपको 11th में 3 ही था, लेकिन यहाँ पे 4 होगा क्योंकि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट मतलब पार्टनरशिप वाला इधर पे 12th में आपको मतलब पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तीसरा आपको पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट बनाने को मिलेगा, एंड चौथा जो लास्ट आपका रहेगा वो बैलेंस शीट होगा। तो ये फाइनल अकाउंट हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी हम लोग अपना नेक्स्ट टर्म करते हैं जो कि है ट्रांजैक्शन। गाइस आप लोग को ट्रांजैक्शन मैंने आई थिंक सो फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। लेन देन, देखो जैसे हम लोग कुछ भी परचेस करते हैं या परचेस मतलब ख़रीदना, सेल्स मतलब बेचना, ठीक है। परचेस या सेल्स करते हैं तो उसमें जो पैसा आता है जाता है वो जो रहता है लेन देन जो होता है वो क्या होता है? वो उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज़ एन एग्रीमेंट और कम्युनिकेशन बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर टू एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज और असेट्स फॉर पेमेंट, ठीक है। ये क्या होता है? एक एग्रीमेंट जैसा, एक कम्युनिकेशन जैसा रहता है, जिसमें बायर और सेलर के बीच में, बायर मतलब जो खरीदता है और सेलर मतलब जो बेचता है, वो दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज का, असेट्स का या फिर पेमेंट का, ये क्या होता है? लेन देन होता है। तो उसको ही क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन बोलते हैं। एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द स्टेटस ऑफ द फाइनेंसेस ऑफ 2 और मोर बिजनेस और इंडिविजुअल। ये किसके बीच में होता है? 2 और 2 से ज़्यादा बिजनेसेस या फिर इंडिविजुअल्स के बीच में, लोगों के बीच में ये होता है। तो ट्रांजैक्शन आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रॉयल्टी। रॉयल्टी, व्हाट इज़ रॉयल्टी गाइस? हाँ देखो, कोई भी ऑथर होता है वो जो बुक्स लिखता है उसको रॉयल्टी दी जाती है। रॉयल्टी एज अ, देखो जैसे हम लोग मंथली जो मंथली काम करता है उसको सैलरी मिलती है, जो एक दिन में करता है उसको वेजेस मिलते हैं। तो ये सब क्या होता है? ये मनी, वो तो पैसा ही रहता है बट उसको नाम अलग अलग देते हैं। तो ये रॉयल्टी किसको दी जाती है? वो जो बुक ऑथर होता है उसको दी जाती है। एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ पेड टू द पर्सन हु रोट अ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एटसेट्रा एवरी टाइम हिज और हर वर्क इज शोल्ड और परफॉर्म। तो ऐसा अमाउंट ऑफ मनी मतलब जो पेड की जाती है उस पर्सन को जो बुक लिखता है या फिर म्यूज़िक राइट करता है, वो उस पर्सन को क्या किया जाता है? पेमेंट किया जाता है एज अ रॉयल्टी। तो हम आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रॉयल्टी किसको दी जाती है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि रॉयल्टी किससे दी जाती है तो आप क्या बोलोगे? किसी बुक ऑथर को या फिर म्यूज़िक जो लिखता है, जिसका म्यूज़िक रहता है वो उसको क्या मिलता है? एज अ रॉयल्टी उसे पेमेंट मिलता है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज RDD। RDD स्टैंड्स फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। इसका फुल फॉर्म है प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये कब होता है? देखो जब हम कुछ भी अपना गुड्स क्या करते हैं, क्रेडिट में सेल करते हैं गुड्स और सर्विसेज, तो उसमें हम लोग को क्या पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे बैड डेब्ट होंगे। मतलब अगर हमने किसी हमारे कस्टमर को हमने क्रेडिट में कुछ भी सेल किया, उसने बोला कि वो कुछ दिन बाद हमें पैसे ला कर देगा, बट वो उस दिन नहीं आया और वो बोला कि मैं
पैसा पे नहीं कर सकता तो वो हमारा बैड डेब्ट हो जाएगा। ये बैड डेब्ट जब होता है तो तभी ये क्या होता है, आरडीडी भी होती है। फॉर दिस रीज़न आरडीडी इज़ क्रिएटेड ऑन डेटर। जब बैड डेब्ट होगा तो इसीलिए जो आरडीडी है वो डेटर के ऊपर क्रिएट होती है। आई थिंक आरडीडी आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फाइनल अकाउंट में ये बहुत बार आने वाले हैं, तो इसको अच्छे तरह से दिमाग में रख लेना कि आपको इसको याद करना है कैसे भी करके। एंड चलो अब हम आगे देखते हैं हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। गाइस रेशियो तो आपको पता ही होगा, मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। बहुत रेशियो बहुत पढ़ के तो हम लोग ने, क्या बोलूँ आप सबको भी पता है कि कैसे हम लोग ने पढ़ा था। तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होता है। प्रोपोर्शन इन विच पार्टनर शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। देखो गाइस, अगर कोई भी एक कंपनी है उसमें दो पार्टनर्स हैं। देखो पार्टनरशिप में हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप वाला बिजनेस पढ़ने वाला है, तो मैं पार्टनर्स का ही क्या करती हूँ, आपको एग्जांपल देती हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। दो पार्टनर्स है, वो लोग का जो उसमें काम है वो दोनों का 50-50% मतलब वो लोग का जो है हिस्सेदारी होगी, जो भी प्रॉफिट होगा वो लोग का 50-50% वो लोग ने डिसाइड किया। तो वो लोग का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1 होगा। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कंपनी में 10 रुपये का प्रॉफिट होता है तो राम और श्याम दो पार्टनर हैं, तो वो लोग को 10 रुपये के प्रॉफिट में से वो लोग को 5 रुपये राम को मिलेगा, 5 रुपये श्याम को मिलेगा। तो ऐसा मतलब वो लोग का क्या होता है, रेशियो होता है प्रॉफिट बांटने का। अगर लॉस भी होगा तो वो भी लॉस उसी रेशियो में ही वो लोग क्या करेंगे, उसकी भरपाई करेंगे। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस हुआ तो लॉस भी उसी रेशियो में शेयर करेंगे। तो ये सब जो रहता है पहले ही एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिज़नेस वो लोग एग्रीमेंट तैयार करते हैं कि उसमें कौन कितने शेयर्स का मालिक होगा, मतलब कौन कितने शेयर्स लेगा, 50% लेगा, कितने 50% लेगा, 30% लेगा। ऐसा वो लोग का पहले से ही क्या हो जाता है, एग्रीमेंट तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता है उसमें वो लोग अपना शेयर करते हैं, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। नाउ पार्टनरशिप डीड। गाइस डीड मतलब क्या होता है, डीड मतलब होता है एक एग्रीमेंट। देखो एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस बहुत सारे एग्रीमेंट तैयार करने होते हैं, जिसमें से एक पार्टनरशिप डीड होता है। वो क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म इज़ नोन एज पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनर्स के बीच में जो भी रहेगा, कितने शेयर्स के मालिक होंगे, वो कितने प्रॉफिट शेयर करेंगे, कितना % प्रॉफिट वो लेगा, कितना % प्रॉफिट वो लेगा, मतलब दोनों का जो भी होगा, दोनों के बीच में क्या कहा सुनी हुई है, मतलब क्या वो लोग के बीच में डिसाइड हुआ है, वो सब जो एग्रीमेंट में लिखा होता है वो होता है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म इज़ नोन एज पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है जो रिटन फॉर्म में होता है उसी को ही पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ असेट? एन असेट इज़ एनीथिंग दैट हैज़ अ करंट और फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू टू अ बिजनेस। मतलब असेट वो चीज़ होती है जिसका करंट और फ्यूचर मतलब उसकी वैल्यू हो बिज़नेस के लिए। जैसे कि अभी कोई भी क्लासेस हो गया तो उसके लिए उसका जो ब्रांच है, ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है, ये सब क्या है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, तो वो उसके लिए क्या है, असेट है। फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल भी है तो मोबाइल पे कस्टमर्स के कॉल आते हैं, वो उससे क्या होता है, कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो अगर जो भी कोई भी मतलब सामान हो जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उससे पैसे उसको मॉनेटरी वैल्यू मिल रही है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। असेट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक फिक्स्ड असेट होता है, एक करंट असेट होते हैं। फिक्स्ड असेट देखो फिक्स्ड असेट क्या होता है। अ फिक्स्ड असेट इज़ अ लॉन्ग टर्म टेंजिबल असेट दैट अ फर्म owns and uses to produce income and is not expected to be used or sold within a year। ये क्या फिक्स्ड असेट क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म टेंजिबल असेट। टेंजिबल मीन्स जिसको हम छू सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, टेंजिबल होता है। तो ये जो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको ब्रांच का, तो ये ब्रांच क्या है, एक फिक्स्ड असेट है। कैसे क्योंकि देखो अभी कोई भी कंपनी है, वो अगर मतलब कोई भी क्लासेस है, वो अगर ब्रांचेस खरीदेगी तो वो विद इन अ ईयर उसको बेचेगी तो नहीं ना, या तो फिर ख़राब तो नहीं होगा ना, ऐसे वो उसके लिए क्या है, फिक्स्ड असेट है, क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा उसकी वैल्यू मतलब वो चल सकता है, तो वो उसके लिए क्या है, फिक्स्ड असेट है। नाउ टेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट्स आर द मेन टाइप्स ऑफ असेट्स
दैट कंपनीज यूज टू प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये टेंजिबल असेट मैंने अभी आपको बता दिया था, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या होता है हमारे लिए, क्या होता है, टेंजिबल असेट होता है। नाउ इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट टेंजिबल असेट का टोटली अपोजिट होता है। Intangible assets are non-physical assets that have a monetary value since they represent potential revenue. Intangible assets include patent, copyright and company's brand. ठीक है, इंटेंजिबल असेट क्या होता है, जिसकी कंपनी के लिए मॉनेटरी वैल्यू होती है, बट उसको हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, वो क्या होता है हमारे लिए इंटेंजिबल असेट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा पेटेंट, कॉपीराइट जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, कंपनी का ब्रांड, ये सब टेंजिबल असेट में आते हैं। तो आप लोग को टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट समझ में आया होगा। टेंजिबल जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इंटेंजिबल मतलब जिसको हम देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल इंटेंजिबल में गुडविल हम लोग देख सकते हैं क्या उसको, देखो गुडविल मतलब मैं आपको आई थिंक मैंने बताया, गुडविल मतलब जो रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है वो होता है गुडविल। तो गुडविल को हम लोग देख नहीं सकते क्योंकि वो कैसे होती है, कंपनी के ब्रांड के हिसाब से, कंपनी कैसा काम कर रही है, कैसे प्रोडक्ट दे रही है, कैसे सर्विस दे रही है, उसके हिसाब से क्या होता है कंपनी की गुडविल बनती है। लेकिन अगर कंपनी ख़राब प्रोडक्ट्स देती है, उसके कस्टमर्स रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो उसकी जो गुडविल होती है वो ख़राब होती है। तो इसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, इसीलिए गुडविल क्या है, इंटेंजिबल असेट है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट करेंट असेट। करेंट असेट क्या होता है, कैश एंड अदर असेट दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन अ ईयर। ऐसा असेट जिसको हम लोग विद इन अ ईयर उसको क्या कर सकते हैं, पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो जैसे अभी शेयर हो गया, उसको बेचेंगे तो उसको मतलब पैसा, वो उससे पैसा मिल जाएगा हम लोग को। तो ऐसा कोई भी असेट जिसकी वैल्यू हो और उसको बेचने पर हमें उसका रिटर्न मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो उसको पैसे में जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ ईयर, वो क्या होता है, करेंट असेट होता है। टेंजिबल, इसमें भी टेंजिबल और इंटेंजिबल होता है, जो मैंने आपको बता दिया क्या होता है टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट। आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो आई डोंट थिंक सो मुझे फिर से बताने की ज़रूरत है। तो अभी आपको फिक्स्ड असेट और करंट असेट मालूम चल गया होगा, इसमें ये क्या होते हैं दोनों। गाइस मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। तो अगर कोई भी मिस्टेक्स हुई होगी तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। सो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी तो प्लीज़ आगे मुझे फॉलो करो और मुझे सपोर्ट करो कि मैं और सारे वीडियो मतलब और भी वीडियोस बना सकूं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ अपने अदर फ्रेंड्स जो भी होंगे उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आगे मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगी आपकी जो भी स्टडीज़ है उसको कंप्लीट करने के लिए। मैंने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस मतलब सॉन्ग से रिलेटेड मतलब वीडियोस बनाई है जो आपको स्टडीज़ में हेल्प कर सकती हैं। तो अगर आप फ्री हो या तो फिर आपको लगता है कि आपको स्टडी मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो आप वो मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए, उसमें जाकर देखिए, मैंने बहुत सारे उसमें वीडियोस बनाए हैं जो आपको पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।